नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं प्रतापगढ़ में हूं, यहाँ पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में। और आपको कई बार बताया कि जब भी मैं किसी जिले में जाता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ के डीएम और एसपी या वहाँ के जो जन सूचना अधिकारी हों, उनसे मैं सूचना की दुनिया पर आरटीआई के संदर्भ में विस्तार से मैं बातचीत करता हूँ। गेस्ट हाउस में दो अधिकारी हमारे साथ हैं। एक हमारी बाईं हो रहे हैं त्रिभुवन विश्वकर्मा जी। ये एडीएम वित्त एवं राजस्व हैं, अपने राजस्व विभाग के जन सूचना अधिकारी भी हैं। और उनके बगल में संजय राय जी हैं, सीनियर पीपीएस अफसर हैं और अपने विभाग के पुलिस विभाग के जन सूचना अधिकारी हैं। तो मैं पहले त्रिभुवन जी से शुरू करूंगा। ये वरिष्ठ पीपीएस अफसर हैं। तो सूचना की दुनिया में के दर्शकों के लिए आपके पास अगर कोई अनुभव हो, कोई समस्या हो या कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपकी नज़र में जटिल हो, तो आप सूचना की दुनिया पर कह सकते हैं और अगर कोई समाधान मैं दे सकूंगा तो मैं जरूर दूंगा। त्रिभुवन जी। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार, सर को नमस्कार। जी। मैं त्रिभुवन विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व 2007-22 का पीसीएस हूँ और यहाँ राजस्व विभाग का जन सूचना का नोडल अधिकारी हूँ। अक्सर जो हमारे विभाग से संबंधित सूचनाएं दे दी जाती हैं लोगों को, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि जैसे कोई वाद चला है, वाद पत्रावली है, उसमें भी लोग जन सूचना मांगते हैं। उनको बताया जाता है कि जो मुकदमे की पत्रावली उसमें नकल का प्रावधान है, तो आप नकल के लिए अप्लाई कर दीजिए, ले लीजिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते जो हैं। दूसरी समस्या यह है कि एक नोडल होने के कारण सब पूरे जिले के मेरे स्तर पर भी आ जाता है, तो मैं अन्य विभाग को जो है उसको डाइवर्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना अनेक बार फ़ोन आता है कि साहब सूचना नहीं दी जा रही है। जैसे विकास विभाग की सूचना है, तो उनसे बड़ा विनम्रतापूर्वक कहा जाता है कि ब्लॉक से सूचना मिलनी है तो ब्लॉक स्तर पर से लें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनके नोडल अधिकारी डीडीओ होते हैं उनके पास जाएँ, वहाँ से नहीं मिल रही तो आप जो है माननीय आयोग में जा सकते हैं। फिर भी लोग नहीं मानते, बराबर शिकायत करते रहते हैं। ये ये सब समस्याएँ कुछ ये भी समस्या आती है जैसे रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड पर भी लोग नहीं मानते, अपील कर देते हैं। उनको बताया जाता है कि रिकॉर्ड का जो टाइम होता है इसको बीट कर दिया गया जाता है, फिर भी लोग नहीं मानते, माननीय आयोग तक पहुँच जाते हैं। तो ये सब समस्याएँ हैं जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। बाकी जो सूचनाएँ नियमानुसार है लोगों को दे दी जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुवन जी, आपने दो तीन बातों को उठाया है और सूचना की दुनिया पर इस संदर्भ में हम कई एपिसोड भी बना चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो बातें आपने कही है उस पर जो है पुनः स्मरण कराए जाने की ज़रूरत है। एक तो आपने जो है नकल की बात की, तो आरटीआई एक्ट में भी कहा गया है, मेरा अनुभव भी है और कई बार हमने इस विषय में बताया है कि आरटीआई में नकल दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रचलित पत्रावली में तो बिल्कुल नहीं है। आपने कहा कि आप कहते हैं कि भाई नकल विभाग है और वहाँ से नकल ले लीजिए, तो ये सही कहते हैं क्योंकि आरटीआई के माध्यम से जो पत्रावली पर सूचना है उसे दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर पत्रावली प्रचलित है और प्रचलित न भी हो और पत्रावली निस्तारित हो चुकी हो, दाखिल दफ्तर हो चुकी हो, तब भी नकल दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि नकल के लिए आपके यहाँ एक नकल विभाग होता है। वहाँ जाएं, नियमतः वहाँ पर नकल का जो शुल्क होता है उसको जमा करें और नकल प्राप्त करें। अगर नकल की प्राप्त करने के लिए कोई आरटीआई आपके पास आती है, तो आप जो मना करते हैं वह नियमतः करते हैं और आगे भी आप मना कर सकते हैं। एक दूसरा ये कि जो अगर आपको कोई कहता है कि हमको सूचना नहीं मिल रही है, तो फोन पर बात करने की बजाय आप उसको ये कह सकते हैं कि आप एक बार आ जाइए, हम आपको
सारी चीज़ें जो है आरटीआई एक्ट के आलोक में समझा देते हैं। अन्यथा बाई पोस्ट उसको पत्र लिख दीजिए कि आरटीआई में ये प्रावधान है, अमुक अमुक प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत आपको बाई पोस्ट सूचना भेजी जा चुकी है या भेज रहे हैं। लेकिन ये जितने काम हैं वो सब आप 30 दिन में करें, और 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है। 30 दिन का मतलब एक शब्द अधिमानतः प्रयोग किया गया है, माने अधिकतम 30 दिन में सूचना डिलीवर करना है, मतलब 29वें दिन नहीं। आप जितनी जल्दी हो उतने जल्दी आप सूचना दे दें। एक दूसरा, आपने कहा कि जैसे नोडल अधिकारी के नाते आपके पास आपसे के यहाँ से, मतलब जिलाधिकारी के यहाँ से मानकर चलें, तो वहाँ से सूचना मांगी जाती है। नोडल के नाते आपको उनको अंतरण करना पड़ता है। तो अंतरण में ये ध्यान रखें कि वह अंतरण आप 5 दिन के भीतर कर दें। अगर सूचना आपके राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है, यानी राजस्व विभाग के पास सूचना नहीं है, किसी अन्य विभाग के पास है, तो वह 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग को आप इस नोटिंग के साथ भेजें कि यह सूचना आपके पास है। इसके लिए इसको देने का दायित्व तो आपके ऊपर है, और हमारा ये पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर, और बेहतर होगा कि ये लिखें कि जल्दी से जल्दी आप ये सूचना जो है संबंधित वादी को आप डिलीवर कर दें। एक दूसरा है कि आप एक और कर सकते हैं कि 4-6 दिन 8 दिन बाद उसको एक स्मरण पत्र लिख दें विभाग को। लेकिन यह करते समय ये जरूर करें आप कि उसकी एक कॉपी वादी को बाई पोस्ट जरूर भेज दें। और इस सारी कवायद में पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। व्यक्तिगत बातचीत, बुलाना, मतलब आप कर सकते हैं, व्यवहारिक भी है, लेकिन होता क्या है कि आरटीआई लगाने वाला सामान्य रूप से इस बात से संतुष्ट नहीं होता है, और वो कहता है कि हमको सूचना नहीं मिली। बाई पोस्ट आप भेजे रहेंगे तो आपके पास उसका रजिस्ट्री का ब्यौरा रहता होगा। जब कभी आयोग में ये मामला जाए, आप आयोग को ये बता दें कि देखिए सर, ये 5 दिन में मैंने अंतरण किया था, चूंकि ये सूचना मेरे पास नहीं थी, और सूचना अगर राजस्व विभाग की है तो आप 30 दिन के भीतर दे दीजिए, और कह दीजिए कि मैंने ये सूचना दे दी। फिर आयोग उसमें तय करेगा कि सूचना जो है आपने सही तरीके से दी, सही समय में दी, फिर आगे उस आलोक में पत्रावली निर्धारित की जाएगी। इसका एकमात्र कारण हम जब सुझाव कभी कभी आप लोग देते हैं तो केवल ये कि आप लोगों के अंदर जो है दंड का भय अधिक रहता है, और उस दंड के भय से कभी कभी आप लोग सूचनाएं भी गलत दे देते हैं। ये भय आयोग का निकालिए आप, और मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। त्रिभुवन जी के बगल में संजय राय जी हैं, यहाँ एडिशनल एसपी हैं, सीनियर पीपीएस अफसर हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो संजय राय जी बताइए, पुलिस विभाग की तो अलग अलग समस्याएं होती है, बड़ी जटिल समस्याएं होती हैं। क्योंकि आप पीपीएस अफसर हैं तो बहुत कई बार आपका जो है आरटीआई लगाने वालों से साबका भी पड़ा होगा, कई परेशानियां भी हुई होंगी। तो थोड़ा अनुभव आप साझा करिए, और अगर कोई समस्या हो तो उसको भी आप साझा कर सकते हैं जी। सभी को मेरा नमस्कार, सर को मेरा जय हिंद। सर मैं संजय राय 98 बैच का पीपीएस अफसर हूं सर, और जो इससे पहले मैं अम्बेडकर नगर जिले में था सर, वहाँ भी जन सूचना अधिकारी था, और इस जनपद में भी जन सूचना अधिकारी हूँ सर। कभी कभी सर दिक्कत ये आती है कि अन्य विभाग, जैसे सर एक वकील साहब थे, तो उनकी जमीन जो है वो नहर विभाग के उसमें चली गई थी, और उन्होंने बैंक से दूसरे आदमी के पट्टा ने लोन लिया था। अब दोनों चीज़ें सर ये अन्य विभाग संबंधित है, लेकिन सूचना बार बार पुलिस से मांगते हैं। पर एक चीज़ ये हुई सर। फिर दूसरी चीज़ सर, उनके खिलाफ एफआईआर लिख गई थी, और एफआईआर सही थी, तो उसमें जो विवेचक थे उसमें उन्होंने उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। तो अब वो उन्होंने क्या किया कि उससे नाराज होकर कि उनकी वो कहाँ कहाँ तैनाती थी और उनकी कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा हमें दिया जाए। और तीसरा बिंदु हमारा ये था सर कि वो सूचना जो है, कहते थे कि हमें एफिडेविट पे दिया जाए। क्या सर ये एफिडेविट पे सूचना देने का प्रोविज़न है या नहीं है सर? और क्या ये
वो जो संपत्ति का वो ब्यौरा मांगते हैं एक थर्ड पर्सन होने के नाते सर, तो क्या वो भी हमें देने का जन सूचना में के अधिकार में आता है या नहीं सर? कृपया सर इस पे सर में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, आपके दोनों तीनों सवाल बहुत वाजिब हैं, बहुत प्रासंगिक हैं, और ये सवाल विशेष रूप से उन लोगों द्वारा पूछे जाते हैं जो आदतन आरटीआई डालते हैं या विभाग को परेशान करना चाहते हैं। जैसे अब बैंक से संबंधित सूचना, राजस्व से संबंधित सूचना, इस तरह की सूचना आपसे मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उन्होंने मांगा तो केवल इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी, चार्जशीट हो गई थी, और उनको ये लगता है था कि पुलिस से अगर इस तरह की अनाप-शनाप सूचनाएं अगर हम मांगेंगे तो हो सकता है पुलिस थोड़ी नरमी बरते। एक दूसरा कि जैसा मैंने त्रिभुवन जी से भी कहा कि अगर सूचना आपसे के विभाग से संबंधित नहीं है तो आप उस सूचना जिस विभाग से संबंधित हो उसको आप 5 दिन में अंतरण कर दें। आपके विभाग से जो संबंधित सूचना उसको 30 दिन में आप दें। लेकिन अगर वो कहते हैं कि संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, आपकी संपत्ति का ब्यौरा मांगे या किसी थर्ड पर्सन की संपत्ति का ब्यौरा मांगे, ये दे नहीं है क्योंकि ये पर्सनल सूचना की श्रेणी में आता है। पर व्यक्ति जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी की सूचना दे नहीं होती। आपकी पेस्लिप के बारे में भी नहीं पूछ सकते हैं, संपत्ति की तो बात छोड़ दीजिए। और इससे आप लोगों को बहुत घबराना नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि जो है चार्जशीट के बारे में या मुकदमे के बारे में अगर पर्सनल बातचीत आपने कभी किया होगा उनसे, मान लीजिए, तो मैं 100% श्योर हूँ उन्होंने कहा यही कहा होगा कि आप हमारे मुकदमे में थोड़ी सी राहत दे दीजिए, संभवतः यही कहा होगा। तो इसको मैं कहता हूँ, इस पर एक हम एपिसोड ही बना चुके हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनको अपने मुकदमे में राहत चाहिए, पुलिस उनके प्रति थोड़ी नरमी बरते, इसलिए इस तरह की सूचनाएं मांगते हैं ताकि बार बार सूचना मांगने के बाद आप उनके दबाव में आ जाएं, न इस मुकदमे में सही कहीं अगले कोई और एपिसोड हो तो कम से कम ये उनके प्रति नरमी बरतें कि यार ये बार बार आरटीआई मांगता है, थोड़ा सा इसको राहत दे दो, हो सकता है आरटीआई ना मांगे। लेकिन आप दोनों से मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह के जो लोग आरटीआई लगाते हैं वो एक प्रकार से हैबिचुअल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना वो आपको डराएंगे। तो आरटीआई जो है ये डर का कानून नहीं है, ये सूचना का कानून है। सूचना देना है आपको और हमको सूचना दिलवाना है। तो सूचना के कानून का आरटीआई एक्ट 2005 के आलोक में उसका पालन करना है और सूचना देना है। अब जैसे मैं कई आरटीआई एक्टिविस्ट की मैं चर्चा करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक आरटीआई एक्टिविस्ट देवरिया का है, 15-20 बीघे खेत है, बाकी मतलब समृद्ध है, लेकिन आरटीआई डालकर उसने जो है मनरेगा में जॉब कार्ड बनवा लिया। अब आप ये बताइए, जिसके पास जो है 15 बीघे को जो धन धान्य से संपन्न हो, वो क्या मनरेगा में जॉब कार्ड उसको मिल सकता है? लेकिन अधिकारियों ने दबाव में आकर के बना दिया। उस पर एक आरटीआई जो है, एक कोई मिला था मुझे, उसने कहा हम इस पर आरटीआई लगाना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मेरा केवल मतलब यह है कि जो आदतन आरटीआई लगाते हैं वो अनाप शनाप सूचनाएं मांगते ही रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि आप परेशान होकर के आप उनके प्रति नरमी बरतें और उनके ब्लैकमेल का शिकार हो। मेरा केवल इतना कहना है कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के दबाव में आकर कभी ब्लैकमेल का शिकार आप लोगों को नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है आपके प्रश्नों का समाधान सर एक तो प्रश्न और था सर। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या वो कहते हैं कि हमको ये जो आपने सूचना दी है वो अब पर्सनल एफिडेविट पे दीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन है? हम बता रहे हैं, अगर उन्होंने धारा 6 जो आवेदन की धारा है उसमें उन्होंने मांगा है कि आप हमको यह सूचना एफिडेविट दे दीजिए, तो आप एफिडेविट जो सूचना देना हो आप दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उसका शुल्क कौन देगा सर? नहीं, एफिडेविट का शुल्क आप 5 दिन उनको जो है जब उनसे 30 दिन के भीतर उनसे शुल्क मांग लीजिए। भाई इसमें एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट में इतना खर्च आएगा,
आप हमको सूचना में शुल्क मांगने का प्रावधान है। सर 30 दिन में आप सूचना मांग लीजिए कि ये सूचना जो है आपकी इतने पेज की होगी, इसमें ये एफिडेविट बनेगा, इसका इतना खर्च आएगा और वो खर्च आप जमा कर दीजिए, मैं आपको एफिडेविट सहित सूचना दे दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि धारा 6 में एफिडेविट के माध्यम से सूचना मांगे हो तो ये भी आप कह सकते हैं। जो एफिडेविट आपने सूचना मांगी है, आप कृपया हमको एफिडेविट के माध्यम से ये बताएं इस सूचना का लोकहित क्या है, इस सूचना का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। देखिए आरटीआई एक्ट में लोकहित सर्वोपरि है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि है। आप उनसे एफिडेविट के माध्यम से ये कह दें कि आप हमको एफिडेविट के माध्यम से ये बताएं 30 दिन के भीतर। मैं बोल रहा हूँ 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। आप उनसे एफिडेविट के माध्यम से जानने की कोशिश करें कि आप कृपया हमको एफिडेविट दें कि क्या यह सूचना लोकहित में है। एफिडेविट के माध्यम से उनसे ले लीजिए, उसके बाद शुल्क मांग लीजिए उसी एफिडेविट में, और उसी में शुल्क मांग लीजिए, और उस शुल्क जमा जब कर दे तो आप उनको एफिडेविट के माध्यम से जो पत्रावली पर सूचना आधारित है वो आप सूचना दे दें। शर्त वही पे फिर दोहरा रहा हूँ, धारा 6 में एफिडेविट के माध्यम से सूचना मांगे हो तो। धारा 6 के इतर जो कुछ भी कहते हैं वो धारा 6 का अंश नहीं होती है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।